So this book will be available on the group also. और अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो गूगल पे जाके ये नाम लिखेंगे एंड दिस राइटर नेम, तो ये फ्री में डाउनलोड भी मिल जाएगा आपको. However, I will also share the same on your group also. So ग्रुप से ले लेना. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई वी नीड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर क्राइसिस. ये थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर हम आते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्यों ज़रूरी है. ठीक है. तो थोड़े से आपको सॉफ्टवेयर के क्राइसिस बताता हूँ जो कि पास्ट में हो चुके हैं, जिसमें से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और जिसमें से रीज़न समझ आता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्यों ज़रूरी है. So the IBM Consulting Group estimated that the 55% of the large distributed system projects cost more than expected. ये किसने कहा है? IBM Consulting Group ने कहा है. ठीक है. 68% overrun their schedules and 88% projects जो है वो redesign किए गए. समझ रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि IBM ने हमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि 55% प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो कॉस्ट से ज़्यादा खर्चा हो जाता है उनके ऊपर. जितना हम लोग एस्टिमेट करते हैं ना, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है. सैंडिश ग्रुप ने बताया कि बैड सॉफ्टवेयर जो है, मतलब जो अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं होते, उनमें 85%, $85 बिलियन फॉर 98. ठीक है. यानी कि 1998 ईयर के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट हुई या जो कॉस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चा किया यूके बिजनेसेस ने, वो 85 बिलियन रुपीस इनके ऊपर लगाए गए और उनको बहुत बुरे सॉफ्टवेयर्स मिले. ठीक है. अच्छे सॉफ्टवेयर उनको नहीं मिल सके या जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स थे वो उनको नहीं मिल सके. ये भी फैक्ट है. ठीक है. दीज आर द अवेलेबल फिगर्स और ये रियल डेटा दिखा रहा हूँ. उसके बाद Y2K प्रॉब्लम वाज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 1 बिलियन टू 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन. ठीक है. ये भी अगेन कोई प्रॉब्लम था जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई थी 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन तक लगाई गई थी. और इसी तरह से गिब्स जो है, ये अगेन इसने भी कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी और उन्होंने भी 1994 में इसको पब्लिश किया था, जिसके अंदर जो प्रोजेक्ट कास्ट उन्होंने सोची थी वो इवन हाफ कॉस्ट कोट की थी, और वो जो प्रोजेक्ट बना था तो हाफ से भी ज्यादा उसका खर्चा, यानी कि डबल खर्चा हो गया था. सॉफ्टवेयर क्राइसिस ये क्यों होते, व्हाई दीज हैपेंस, उसके लिए एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल टाइम फिगर अवेलेबल है, विच इज रियल टाइम स्टोरी भी है. ये आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल भी प्रॉबेबली मिल जाएगा, ये पूरा डेटा जो कि इस एग्जांपल में दिया गया है. और ये गिब्स सॉफ्टवेयर क्रॉनिक क्राइसिस के बारे में बताया गया है, जो कि लास्ट स्लाइड पे आपको मैं बता रहा था. इसने क्या बताया इस रिपोर्ट के अंदर कि ये डेनवर्स जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक, उसके लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर कोड किया था जो कि इनको चाहिए था. और इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर की जो साइज थी, ये मैनथन एयरपोर्ट से 10 टू टाइम्स बड़ा एयरपोर्ट था, और 10 गुना बड़ा जो है उसकी जो एरिया थी वो थी हिथ्रो एयरपोर्ट से. ठीक है. और इसके अंदर इन्होंने ये सोचा था कि ये जो एयरपोर्ट होगा वो 3 जेट्स जो है वो साइमल्टेनियसली लैंड कर सकेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, और विल बी बिगेस्ट एयरपोर्ट. ठीक है. और इसके अंदर जो होगा वो जो लगेज के लिए जो सिस्टम होगा वो कुछ इस तरह होगा कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली लगेज जो है वो पुट किया जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ये सेंड किया जाएगा टू द फ्लाइट्स, और फ्लाइट के ऊपर वो सामान खुद ही पहुंचेगा. और जब फ्लाइट से सामान उतरेगा तो वो भी बेल्ट के ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स तक वो जो है वो सामान उनके कन्वेयर बेल्ट के थ्रू प्रॉपर गेट के नंबर ऑफ गेट के ऊपर वहां पे आके वो उतरेगा. उसके अलावा इन्होंने बताया कि ये 21 माइल्स के ऊपर होगा, जो है वो इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा, और 4 इंडिपेंडेंट जो है वो इसके ऊपर टेल कार्स होंगी, ड्राइवर्स होंगे, लगेज उठाने वाले, लगेज छोड़ने वाले, वो बेल्ट के ऊपर ड्रॉप होते हैं, ऑटोमेटिकली सारा काम होगा.
और इसके ऊपर इन्होंने कहा कि 20 एयरलाइंस जो है उनको हम अलाउ करेंगे इस एयरपोर्ट के ऊपर। डिफरेंट एयरलाइंस जो है उनके जहाज आएंगे और जाएंगे। और इन्होंने ये सोचा था कि 100 जो है वो हम लोग इसके ऊपर सेंट्रलाइज सिस्टम्स के थ्रू 100 कंप्यूटर्स नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। और 500 जो है वो कैमरा लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रिक आईज जिसको कह रहा है ये। 5000 कैमरा लगे होंगे, 400 जो है वो रेडियो रिसीवर्स होंगे, जो कि वॉकी टॉकी और डिफरेंट तरीकों से वो कनेक्टेड होंगे आपस में। 56 बारकोड स्कैनर्स लगे होंगे, जो कि सामान जब गुजरेगा वहां से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से, तो उसको स्कैन किया जाएगा कि ये सामान कौन से कंट्री में कौन सी फ्लाइट के ऊपर ये सामान जाएगा और कौन से पैसेंजर का ये सामान है। सो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। तो जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट सोचा था और जब ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाने के लिए दिया था, तो एटलीस्ट दैट इज द प्लान फॉर 9 मंथ, ठीक है। और गुलिवर हैज बीन हेल्ड कैप्टिव फॉर दिस। सॉफ्टवेयर उन्होंने डिलीवर किया, ठीक है, जो कि ये सारा काम करना था उनको, ऑटोमेटेड ये सब चीजें चलानी थी, कैमरा भी चलाने थे, माइक भी चलाने थे, वायरलेस कम्युनिकेशन भी होनी थी, कंप्यूटर्स पे डेटा भी कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो ट्रेवल करना था, पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन भी थी, फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन भी थी। और पूरा एयरपोर्ट जो था वो सेंट्रलाइज्ड कनेक्टेड था। शुरू में इन्होंने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट जो होगा ये हेलोविन तक डिलीवर करेंगे। हेलोविन जो है वो कौन से मंथ में होता है? इट्स प्रोबेबली मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में होता है। इसमें इन्होंने सोचा था कि ये इसके अंदर डिलीवर करेंगे लेकिन फिर इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया और इन्होंने दिसंबर तक इसको कहा कि ये डिलीवर करेंगे। फिर दिसंबर में भी ये डिलीवर नहीं हुआ, ये अगेन चला गया और इसके ऊपर जो पेनल्टी लगी वो 193 मिलियन इनके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगी। फिर ये दिसंबर से मार्च में शिफ्ट हो गया, दिसंबर में भी डिलीवर ना हो सका, मार्च में डिलीवर करने का इन्होंने कहा, मार्च में भी ना डिलीवर हो सका, एंड देन अगेन दैट स्लिप टू मई। मार्च से फिर ये मई में चला गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वांट टू मेक द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्स। और मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस समझ आए कि आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये मई से जून में चला गया और ये 1.1 मिलियन तक इनको पर डे इंटरेस्ट पे करना पड़ा और कॉस्ट पे करनी पड़ी फॉर दिस, ठीक है। सो ये चीज जो है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। और अगर आपने प्रॉपर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ होता तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, सो लेट मी शो यू कि वो किस तरह से चाहते थे और उसमें क्या इश्यूज थे। ये जो है वो फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, ठीक है, क्लाइंट है, वो चेक इन कर रहा है एयरपोर्ट पे, उसने अपना सामान यहाँ कन्वेयर बेल्ट पे रखा है, ठीक है। उसका कन्वेयर बेल्ट से ट्रेवल करके जाएगा डीसीवी में। डीसीवी जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका जो सामान होता है, वो कौन सी फ्लाइट का है और कौन सी जगह पे वो जाना है, कौन से जहाज में वो जाएगा, ठीक है, और किस बंदे का है, ये डिसाइड होता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल्स के नाम से, ठीक है। ये डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि which luggage has to go to which part of the software, which part to which flight, ठीक है, और कौन से कस्टमर का ये लगेज है। सो ये पूरा एक सिस्टम डेवलप करना था इनको, ठीक है। ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम भी था इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इसकी हैंडलिंग भी है, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये बेल्ट भी डिजाइन करना था, फिर इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर भी था, फिर इसके अंदर ट्रैकिंग भी थी लगेज की। सो पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्ट था, कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर था इसका, ठीक है। और इसके अंदर जो है इनेबलिंग इट टू हैंडल ओवर 1000 बैग्स पर मिनट। कितने बैग्स इन्होंने सोचे थे? 1000 बैग्स पर मिनट जो है वो इस बेल्ट के ऊपर ट्रेवल करेंगे और वो क्लाइंट्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। और ये 19 माइल्स यानी कि 30 किलोमीटर्स तक ये बड़ा ट्रैक होगा, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और उसके ऊपर ये बेल्ट घूमेगा और 5 माइल्स तक इसकी कन्वेयर बेल्ट चलेंगे, ठीक है।
और 19 माइल्स तक इसका टोटल एरिया कवर होगा। इसके बाद 1994 में, अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको दिखाता हूँ कि एसक्यूए ना करने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुए। तो इन्होंने क्या किया, टेलर कार्स जो जंप्ड ट्रैक क्रैश्ड इनटू द ईच अदर। पहले जैसे ही इन्होंने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया एयरपोर्ट पे, तो पहले ही दिन इनका क्या हुआ कि वो जो ऑटोमेटेड कार्स थी जो कि लगेज लेकर आती थी, वो आपस में टकरा गई। और जो बैगेज थे वो गलत डेस्टिनेशन पे चले गए थे, ठीक है। और बैगेज जो थे वो रॉन्ग कन्वेयर बेल्ट्स पे, रॉन्ग पोजीशंस पे पहुंच गए थे। और पीक आवर्स में, जो पीक कंडीशंस होती हैं जिसमें बहुत रश होता है, उसमें जो है वो काम नहीं कर रहे थे, या हैंग हो गए थे, या ओवरलोड हो गए थे, ठीक है। और पुअरली प्रिंटेड बैगेज टैग्स जो प्रिंट हो रहे थे वो बहुत बेकार क्वालिटी के प्रिंट हो रहे थे, जो कि स्कैनर रीड नहीं कर पा रहे थे। और 70% लगेज के ऊपर जो टैग लगे थे वो रिजेक्ट हो जाते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट को जो है वो 80s में यूएस ट्रांसपोर्टेशन ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और ये एयरपोर्ट का नाम है डेनियल मेयर, इसके नाम के ऊपर, ये मेयर जो कोई था उसके ऊपर जो है ये नाम रखा गया था। और 18 सितंबर 1989 के अंदर इन्होंने ये ओपनिंग की थी। और लॉन्च होना था इस प्रोडक्ट को कब, 31 अक्टूबर 1993 में। लॉन्च कब हुआ, इन्होंने जो सोचा था लॉन्च करने के लिए, वो सोचा था कि इट विल बी लॉन्च्ड इन 1993, ठीक है। लेकिन ये लॉन्च ना हो सका और ये शिफ्ट हो गया मार्च से दिसंबर 1993 में, ठीक है। और इसके बाद ये अक्टूबर में शिफ्ट हो गया, यानी कि मार्च दिसंबर में भी लॉन्च ना हो सका, फिर ये इन्होंने अक्टूबर रखा, फिर मार्च 1994 रखा, मई 2 1994 रखा, और फाइनली जब ये लॉन्च हुआ तो ये हुआ 1995 में। कब लॉन्च होना था, 1993 में, और ये लॉन्च हुआ है 1995 के अंदर, ठीक है। और लॉन्च ना होने की वजह क्या थी, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस दी गई, ये शुरू में थोड़ा सा मैं भी आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या चीज़ें बता रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस दिखा रहा हूँ कि एसक्यूए ना करने की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट इट वेंट टू द फेल्यूर, ठीक है, वेंट टू द डिजास्टर। और इस डिजास्टर से कितना नुकसान हुआ आपका, बिकॉज डिजास्टर दो दो एस्पेक्ट्स में होगा। एक तो फाइनेंशियल डिजास्टर आपका होता है, दूसरा आपका जो प्रोडक्ट की वजह से नुकसान हो रहा होता है कंपनी का, वो अलग, ठीक है। इमेज जो खराब होता है वो अलग। तो ऑब्जर्वेशंस जो नोट की गई इसके अंदर, वो एक थी टाइमलाइननेस, के टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट पूरा ना हो सका। जब उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करना था 1993 में, वो डिलीवर हुआ 1995 में, मतलब 2 साल लेट प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, ठीक है। और जितना लेट डिलीवर हुआ उतने मिलियंस का नुकसान हुआ उनको हर महीने, बिकॉज पर पैसेंजर के ऊपर उनको लॉस था, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आप लोग, कि फाइनली जब ये हुआ तो 16 मंथ बिहाइंड शेड्यूल था, 16 महीने ये शेड्यूल से पीछे था जो डिलीवरी। और जब ये डिलीवर हुआ तो उसके अंदर बग्स थे, बहुत ज़्यादा एरर्स थे, ठीक है। और जो मिलियंस का नुकसान हो रहा था पर डे के हिसाब से, बिकॉज प्रोडक्ट जो था वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं था। अच्छा, इसमें क्या ओरिजिनल बजट जो एस्टिमेटेड था वो 193 मिलियन था, और जब ये बन के पूरा हुआ तो हुआ 311 मिलियन। So 193 million in 193 million, they thought that this will we'll spend 193 millions, but actual cost was 311 millions, ठीक है। और प्लान्ड कॉस्ट जो थी डीआईए की, वो थी 1.7 बिलियन, ठीक है। और टोटल जो इन्होंने जब खर्चा हुआ टोटल, तो वो हुआ 4.5 बिलियन। ये फाइनेंशियल डैमेजेस बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइनेंशियल डैमेजेस। प्रीवियस स्लाइड पे लिखा था टाइम लाइननेस डैमेज, ठीक है। टाइम लाइननेस मतलब टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं हो सका। फाइनेंशियल डैमेजेस क्या हुए कि आपके पास जो है वो फाइनेंशियल कितना नुकसान हुआ। उसके बाद लैक ऑफ मैनेजमेंट का क्या रीजन क्या था, व्हाई इट हैपेंड, इसका रीजन क्या था, इसका कॉज क्या है। तो इसकी लैक ऑफ मैनेजमेंट थी, ठीक है। द बैगेज handling system has been implemented almost an afterthoughts, thus the system tunnels was not designed to particular baggage handling system in mind,
as turned out, and small tunnels and made many sharp tunnels made BIE जॉब रादर डिफिकल्ट। तो कहता है कि इन्होंने जब एयरपोर्ट बनाया था तो एयरपोर्ट में इन्होंने सोचा था कि जो हमारा टनल्स होंगे जहाँ से बैगेज गुजरेगा वो छोटे टनल्स बना दिए, और टनल्स को इतना शार्प बना दिया था कि वो जो बैगेज थे वो एक तो टर्न नहीं हो पा रहे थे, और दूसरा वो वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। जो क्रॉस ना करने की वजह से जो है वो बैगेज फंस जाते थे टनल्स के अंदर, और वो वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स तक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो मसला क्या था? मसला डिजाइन का था, ठीक है। और मैनेजमेंट ने इस चीज को देखा नहीं, मैनेजमेंट ने सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कशंस की, एक्चुअल जो बंदे काम करने थे जिनको, उनके साथ डिस्कशंस हुई नहीं। तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। लैक ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपके पास जो मैनेजमेंट है उसकी उसकी कमी थी, ठीक है। प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं था, या प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज नहीं किया गया था, एक्चुअल बंदों के साथ उसकी डिस्कशंस नहीं हुई थी, ठीक है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास आई। उसके बाद इम्पॉसिबल शेड्यूल। अब ये हमने पहले सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग में भी डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर शेड्यूल आपको नहीं मिलेगा, या टाइम जितना लगेगा उससे अगर कम टाइम मिलेगा, तो फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे, और प्रेशर में आने की वजह से आपके पास अनरियलिस्टिक वर्ड यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिलता और आप प्रेशर के अंदर काम करते हैं, तो फिर आप मिस्टेक्स करते हैं, फिर आप बग्स क्रिएट करते हैं अपने कोड के अंदर। और वो बग्स कहाँ शो होते हैं? जब आप उनको एक्चुअल जो फील्ड है जहाँ इम्प्लीमेंट होना है, वो जब वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर एक्चुअल एरर्स और बग्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये इम्पॉसिबल शेड्यूल, अगर आपने कम एस्टिमेट कर दिया था उसको, तो वन ऑफ द रीजन वाज के जो ये एयरपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर बनना था, उसमें जो टाइम दिया गया था वो उसको प्रॉपर एस्टिमेट नहीं किया गया था, और उसकी बजट को भी प्रॉपर एस्टिमेट नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स भी नहीं चेक किए गए थे उसमें, कि कौन कौन सी चीज़ें मुश्किल है इसके अंदर बनाना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उनकी हैंडलिंग कैसे की जाएगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि टनल्स में लगेज वहां से गुजर नहीं पा रहा था, बिकॉज द टनल्स वर मेड सो नैरो दैट लगेज कुड नॉट पास फ्रॉम देयर। सो ये एनालिसिस, ये भी एनालाइज करना था इनको, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एनालाइज नहीं की गई थी, जिस वजह से जो है वो आपके पास ये प्रॉब्लम हुआ। एक और इसके अलावा मेनी इंटरफेसेस, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है किस किस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस होना है, किस किस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होना है, कौन कौन से हार्डवेयर के साथ इसको कनेक्ट करना है, इसकी एनालिसिस भी नहीं की गई थी प्रॉपर तरीके से। तो जब सॉफ्टवेयर आपका बना, तो एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि दे वर नॉट एक्चुअली इंटीग्रेटेड, कनेक्टेड नहीं थे, और उस वजह से इंटरफेसिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकी, तो सॉफ्टवेयर ने प्रॉपर तरीके से काम किया नहीं। तो कुछ एयरलाइंस जो थी वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पा रही थी, और कुछ एयरलाइंस जो थी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सो कंक्लूजन्स क्या हुए? ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसकी इसका अगर कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, तो कंक्लूजन इसका कुछ इस तरह है कि डीआईए जो है, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर किया या जो बनाया, उन्होंने इसको बनाया डीओए के ऊपर, यानी कि डेड ऑन अराइवल के ऊपर, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो आया तो सही, लेकिन सॉफ्टवेयर ने जो है वो आते ही सॉफ्टवेयर फेल हो गया। और फेल क्यों हुआ? क्वेश्चन ये जहन में आता है, व्हाई इट हैपेंड, कि सॉफ्टवेयर हमने बनवाया भी सही, और वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय भी हुआ, और वो सॉफ्टवेयर फेल हो गया। सो व्हाट वाज द रीजन? तो रीजन इसके लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाई इट हैपेंड, तो इस तरह के डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है? हाउ कैन वी अवॉइड सच डिजास्टर्स, एंड हाउ कैन वी बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच डिजास्टर्स? तो उसका तरीका ये है कि एक तो आपके पास जो डिसीजंस होने चाहिए, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस जो है वो रॉन्ग रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डिसीजंस टॉप टू बॉटम तक जाने चाहिए, ठीक है। सिर्फ टॉप लेवल पे डिसीजंस नहीं होने चाहिए, डिसीजंस मस्ट बी मेड एट द टॉप एज वेल एज द बॉटम, ठीक है। इन सबको ऑन पेज लेना चाहिए, कम्युनिकेशन सबके साथ होनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जानी चाहिए। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स हमें बताए गए, हम उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, और उनको प्रॉपर क्वालिटी
एट्रीब्यूट्स के ऊपर मेजर करके देखें जो प्रॉब्लम्स हमें बताए गए थे वो उनके ऊपर सॉल्व किए गए हैं या नहीं। अगर नहीं किए गए तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपके लिए सिस्टम के अंदर मेल फंक्शनिंग करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपका सिस्टम नहीं चल सकेगा। सो ये जो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई, इसके ऊपर आपको आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट कैन बी डन टू यील्ड अ हाई क्वालिटी सिस्टम। क्या किया जा सकता है एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए? व्हाट क्वालिटी एस्पेक्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको ज़हन में रखकर सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। हाउ कैन दीज क्वालिटी एस्पेक्ट बी रीच्ड, और उन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कैसे मीट किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर मैं आप लोगों से पूछूं और आप लोग आपस में डिस्कस करके मुझे बताएं, तो ये जो जिसने ये बुक लिखी है बंदे ने, उसकी जो स्लाइड्स है उसमें कुछ आंसर आए हैं इसके पास। तो उसमें आएंगे टेस्ट डिफरेंट यूजर रोल्स। किसी ने कहा कि बहुत सारे लोगों के साथ उनके अंदर जो भी रोल्स हैं उन रोल्स के साथ टेस्ट किए जाए। फिर दूसरे किसी ने कहा टेस्ट किया जाए डिसिप्लिन्स को। किसी ने कहा मोर मोर टाइम फॉर टेस्टिंग के पर ज़्यादा टाइम लगाया जाए सॉफ्टवेयर बनने के बाद। किसी ने कहा बेटर इंटीग्रेशन होनी चाहिए सिस्टम्स की, ठीक है। किसी ने कहा डिफरेंट टेस्ट एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए जाए ताकि इस सिस्टम को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में टेस्ट किए जाए। किसी ने कहा उसके लिए डिफरेंट ब्राउजर्स। किसी ने कहा यूजर के रिक्वायरमेंट्स को चेक किया जाए। ये सब के कुछ लोगों के आंसर्स हैं और इनके ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं बाकायदा। तो इन इन चीज़ों के ऊपर हम लोग करेंगे बात जो कि इस सब्जेक्ट में है। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उस क्वालिटी सॉफ्टवेयर के वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, और उन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को आप अगर सॉफ्टवेयर को उन एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करते हो तो फिर क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है आपके लिए, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर को कब कहा जाएगा कि ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर है? तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप मीट करते हो तो फिर वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस क्या है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस है लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, उसका सिंटैक्स, उसके सिमेंटिक्स, उसके डीएसएल्स, वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, डीएमएम्स। पैटर्न्स कौन से फॉलो करने चाहिए, आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन से फॉलो करने चाहिए, लाइन ऑफ कोड प्रोडक्ट लाइंस क्या होनी चाहिए, पैकेजेस कैसे करनी चाहिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से यूज करने चाहिए या कौन से बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोसेस बेस्ड अप्रोचेस पे आते हैं तो प्रोसेस मॉडल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करें या क्लासिक मॉडल यूज करें, आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करें या सीएमएम लेवल यूज करें, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोचेस पे आएंगे तो उसमें स्टैटिक एनालिसिस है, डायनामिक एनालिसिस है। ये तीन चीजें हैं जिनमें क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है कि जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? उसमें लैंग्वेज का, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बनेगा, पैटर्न कौन से यूज कर रहे हो, डिजाइन पैटर्न्स की बात कर रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चरल पैटर्न कौन से यूज कर रहे हो, स्टाइल्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चरल स्टाइल भी अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि वेबसाइट होगी तो उसका अलग स्टाइल अप्लाई होता है, कंपाइलर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसके अलग स्टाइल्स हैं, और इवन वेबसाइट्स के लिए भी अलग अलग स्टाइल्स मौजूद हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हो आर्किटेक्चर बनाने के लिए। तो ये नहीं है कि जिस स्टाइल से वेबसाइट बनती है उसी स्टाइल से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू अप्लाई प्रॉपर स्टाइल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइंस डिफाइन करनी पड़ती हैं कि कौन से प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है। जैसे विंडोज बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, कंपाइलर्स बना रहे हैं, एंटीवायरस बना रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है एक्चुअली, ठीक है। पैकेज्ड बना रहे हैं या कस्टम बना रहे हैं? पैकेज्ड का मतलब है कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको मार्केट में थ्रो करते हैं, कोई भी उसको खरीदे उसको इस्तेमाल करे। कस्टम का मतलब होगा कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए बना रहे हो तो कस्टमाइज करके डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स नहीं है उसके लिए, और प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सिलेक्शन होती है एट द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं इसको। जब बनाने से पहले ये चीजें सोचते हैं। फिर प्रोडक्ट बेस्ड प्रोसेस बेस्ड अप्रोचेस में हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि इसके ऊपर कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे। अगर वो एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू बनेगा तो उसके स्प्रिंट्स बनेंगे,
उसके छोटे-छोटे से पैकेजेस बनते जाएँगे और वो इंटीग्रेट होते जाएँगे बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर। लाइफ साइकिल इसकी छोटी-सी होती है लेकिन रिपीटेटिव होती है। और क्लासिक अगर होगा तो फिर उसमें वाटरफॉल मॉडल यूज़ होगा, जिसमें रिक्वायरमेंट एक बार होगी, डिज़ाइन एक बार होगा, कोड एक बार होगा, उसकी टेस्टिंग एक बार होगी, इम्प्लीमेंटेशन एक बार होगी। ठीक है? स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करेंगे? अगर सीएमएम लेवल यूज़ कर रहे हैं या आईएसओ यूज़ कर रहे हैं या स्पाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर है। आप कौन से प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहे हो? उसके बाद अगर आपके पास सॉफ्टवेयर जो बन रहा है उसमें स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हो यानी कि उसमें रिव्यूज़ रख रहे हो, इंस्पेक्शंस करवा रहे हो, कोड की एनालिसिस कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर है। डायनामिक टेस्टिंग में आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसमें कोई दूसरे क्राइटेरिया के टेस्टिंग्स हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तो डायनामिकली टेस्ट होंगे, ठीक है? और अगर मैनुअल टेस्टिंग आप लोग खुद कर रहे हो तो उसमें रिव्यूज़ हैं, इंस्पेक्शंस हैं, कोड की एनालिसिस है। ये लोग बैठ के करते हैं आपस में, ठीक है? जैसे मैं किसी दूसरे बंदे के साथ बैठूँ और कोड को एनालाइज़ करूँ, कोड को रिव्यू करूँ, उसकी इंस्पेक्शंस करूँ, या हम 4-5 बंदे बैठ के कोड की इंस्पेक्शंस करें कि ये कोड इसने सही लिखा है, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो स्टैटिक एनालिसिस कहलाएगा। डायनामिक के अंदर हम लोग कंप्यूटर के ऊपर केसेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि हमारे जो टेस्ट हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। सो क्वालिटी को यहाँ पे इस स्लाइड में जो आपने समझना है वो ये समझना है कि 3 तरह की क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बनाने के लिए 3 तरह की चीज़ों को चेक किया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेज़ कौन-सी यूज़ की हैं, प्रोसेस कौन-सा यूज़ कर रहे हो और एनालिटिक अप्रोचेज़ कौन-सी यूज़ कर रहे हो। 3 चीज़ें आपने यू हैव टू फॉलो। इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपने फ़ोकस रखा तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा दैट विल बी क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है? वो करते कैसे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ये बुक थी जो मैं अभी कह रहा था आपको, जो कि आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और मैं आप लोगों के ग्रुप पे शेयर भी करूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों, ठीक है? और ये बुक जो है इट्स फ्री, ठीक है? और सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। इट्स वेरी गुड बुक। सॉफ्टवेयर क्वालिटी challenges, तो uniqueness of software quality assurance और software quality the environment for which software quality methods are developed, दो चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर चैलेंजेस जो है वो दो हैं। एक चैलेंज तो ये है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से ये मुख्तलिफ कैसे, और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके जो मेथड्स होते हैं वो कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर की यूनिकनेस जो है वो क्या है, वो उसमें हाई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? सॉफ्टवेयर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, ठीक है? हार्डवेयर जो बनते हैं ना, वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स जॉब है, क्योंकि इट्स प्योरली रिलेटेड टू लॉजिक्स, ठीक है? आप लोग अपने ब्रेन में लॉजिक्स को सोचते हैं और उनकी कोडिंग करते हो, उनकी प्रोग्रामिंग करते हो। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो इट्स वेरी हाई, ठीक है? सॉफ्टवेयर क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक मुश्किल फील्ड है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हाई रखी गई है। इनविजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर जब बन रहा होता है ना तो नजर नहीं आता। बाकी प्रोडक्ट जो बन रहे होते हैं ना वो नजर आ रहे होते हैं आपको बाकायदा। जैसे कोई फैक्ट्री है, वो अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप करती है, कोई कपड़ा बन रहा है वहाँ पे, या फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो चाय बना रही है, टी बना रही है, ठीक है? कोई कंपनी वो शुगर डेवलप करती है, कोई कंपनी वो कार बना रही है, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, या किसी कंपनी के जो कपड़े की कंपनी है वो कपड़ा बना रही है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो नजर आते हैं हमें बनते हुए। तो जैसे कोई गाड़ी बन रही होगी तो उसकी बॉडी बन रही होगी, उसकी इंजन बन रहा होगा, ठीक है? उसकी सीट्स बन रहे होंगे, वो फिर आखिर में इंटीग्रेट हो रहे होंगे और एक पूरी कार बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर इनविजिबल होता है, बन रहा होता है लेकिन नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है? वो डेवलप तो हो रहा होता है लेकिन वी कैन नॉट सी इट अंटिल इट्स डन। तो जैसे विंडोज जब बन रहा होगा, तो विंडोज जब बन रहा है तो उस वक्त हम विंडोज को देख नहीं पा रहे, क्योंकि वो विंडोज की कोडिंग कर रहा है बंदा। अब उसको चला के कैसे देख सकते हैं हम? चला के तो तब देखेंगे जब बन जाएगा पूरा प्रोडक्ट। बन जाएगा तो फिर नज़र आएगा, लेकिन जब तक वो बना नहीं है तब तक नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए उसको कहते हैं इनविजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा एक तो, और उसकी कोडिंग करे जा रहे हैं हम, प्रोग्रामिंग किए जा रहे हैं।
और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को पेपर के ऊपर तो देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ आएगी। ठीक है, लिमिटेड टू अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट बग्स, डिफेक्ट्स। तो एक तो उसके अंदर जब तक वो नजर नहीं आता, जब तक वो चलता नहीं है, तब तक उसके अंदर बग्स नजर नहीं आते। जब वो चलना स्टार्ट करता है तो बग्स नजर आते हैं। बाकी चीजों में तो देखो, अगर कोई कार है उसमें कलर सही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली उस पे डॉट्स आएंगे, उस पे निशान आएंगे, तो आपको नजर आ जाएंगे ना, तो ये कार के ऊपर कलर सही नहीं हुआ। या कोई मोबाइल फोन बन रहा है, तो मोबाइल फोन के बटन अगर सही प्रेस नहीं हो रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यार इसमें ये सही बना नहीं है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अगर बग्स हैं, तो वो बग्स या वो डिफेक्ट कब नजर आएंगे? जब वो चलेगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तब तक उसके बग्स या उसके एरर्स नजर नहीं आते हमें। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ना, वो यूनिकनेस है। ये सॉफ्टवेयर की यूनिकनेस है कि सॉफ्टवेयर दूसरी चीजों से यूनिक कैसे है? एक तो वो कॉम्प्लेक्स है, दूसरा वो इनविजिबल है, और तीसरा उसके बग्स तब नजर आएंगे जब वो चलेगा। ठीक है, जब वो चलेगा, जब तक वो चलेगा नहीं, तब तक उसके बग्स नजर नहीं आते। एग्जीक्यूट होने लगेगा तो फिर उसमें एग्जीक्यूशन के अंदर उसके बग्स आते हैं। इवन आप लोग भी जब प्रोग्रामिंग करते हो, कोई लूप के अंदर अपना नाम प्रिंट कराते हो, तो उसको कंपाइल करके रन करते हो। कंपाइल क्यों करते हो? ताकि आपको पता चले कि उसमें कोई बग्स या एरर्स तो नहीं है। और उसको जब रन करते हो तो फिर पता चलता है कि उसमें अगर कोई एरर होता है, एक्सेप्शन होती है, तो वो फिर पता चलता है। सही है। सो बेसिकली इट्स यूनिकनेस उसकी। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि सॉफ्टवेयर की जो एनवायरनमेंट हो ना, वो बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड होती है। ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, फिर सब्जेक्शन टू कस्टमर सप्लाई रिलेशनशिप क्या होती है, रिक्वायरमेंट टू टीम वर्क। इन एक एक लाइन को डिस्कस करना पड़ेगा जो कि एनवायरनमेंट को डिफाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एनवायरनमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। सो राइट नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वन बाय वन दीज लाइंस विल बी डिस्कस्ड। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर के टीम्स के बीच में वो ज़रूरी है एसक्यूए के अंदर। वो देखें क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, इस डायग्राम में यू कैन सी दैट दीज टीम्स आर बेसिकली वर्किंग ऑन द सेम प्रोडक्ट। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स, बिकॉज लार्जर टीम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टीम्स, एंड ये हार्डवेयर डेवलपमेंट टीम है। एक्चुअल सबका पर्पस ये है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। और ये बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स को छोटे छोटे टीम्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सके। और ये बाहर इसके इस बाउंड्री से बाहर अगर आप देखोगे तो ये सप्लायर्स हैं जो कि आपको हार्डवेयर सप्लाई करते हैं, सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट्स दूसरे सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अदर सप्लायर्स हैं, ये अदर सप्लायर्स हैं, ये अगेन अदर सप्लायर्स हैं, फिर कस्टमर डेवलपमेंट टीम्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन है। अब इसमें क्या समझ आ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे टीम्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया था कि उसके अंदर कन्वेयर बेल्ट्स भी थे, उसमें कैमरास भी थी, उसमें ऑडियोज भी थे, उसमें ऑटोमेटेड काम करने वाली गाड़ियां भी थी। तो ये सारे मिलके जब एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उसमें बहुत सारे वेंडर भी इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे हार्डवेयर कंपनीज भी होंगी, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी होंगी। तो उनके बीच में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो फिर सॉफ्टवेयर नहीं बन सकेगा टाइम के ऊपर। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोजेक्ट की क्वालिटी